नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने करने जा रहे हैं कोर डेटा का लेक्चर नंबर 47 लेक्चर आज अपने करने जा रहे हैं। आज अपने जो बात करेंगे, अपना जो एनिमल चल रहा है वो है हर्डवानिया। तो हर्डवानिया के अंदर अपने कल उसका डाइजेस्टिव सिस्टम देख लिया था और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपने उसका देख लिया था कि भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। तो वो सारा मैंने उसको वहाँ पर आपको समझा दिया था। उसके अलावा जो कुछ पार्ट थे, फेरिंग्स जो सबसे बड़ा भाग था, उस फेरिंग्स के बारे में आपको बता दिया था। उसकी डोर्सल लेमिना, एंडोस्टाइल, उसकी साइड वाल जो थी, जो कि श्वसन और भोजन को लेने का दोनों का कार्य करती है, उसके बारे में अपने डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में भोजन का जो मार्ग था वो भी बता दिया था कि भोजन जल के साथ उसमें अपने ये कह सकते हैं कि ब्रैंकियल साइफन से घुसता है, ब्रैंकियल अपर्चर से घुसता है जल के साथ, ब्रैंकियल साइफन में आता है, ब्रैंकियल साइफन से फिर वो फेरिंग्स में आता है, फेरिंग्स में से जल गिल स्लिट से होता है, एट्रियल कैविटी में आ जाता है और जो अंदर भोजन बचता है उसको आगे ओइसोफेगस में भेज दिया जाता है। ओइसोफेगस से स्टमक में जाता है, स्टमक के अंदर जो फिर भोजन का पाचन किया जाता है। भोजन का पाचन करने के लिए वहाँ पर पाइलोरी ग्लैंड और लीवर दोनों स्टमक के अंदर खुलते हैं। उसके बाद में भोजन का पाचन वहाँ पूर्ण हो जाता है। उसके पश्चात जो पचित भोजन है वो इंटेस्टाइन में पहुँचता है, जहाँ पर उसका अवशोषण, यूँ कह सकते हैं कि भोजन का अवशोषण किया जाता है, एब्जॉर्बेशन किया जाता है। अवशोषण होने के बाद में जो अपचित भोजन है, जो यूँ कह सकते हैं जिसका पाचन नहीं हुआ, उसको आगे रेक्टम में भेज दिया जाता है। रेक्टम से फिर एनस में भेजा जाता है। एनस जो है आपको बताया था एट्रियल कैविटी के अंदर जो एट्रियल साइफन उसके पास खुलती है और जो जल एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल कैविटी से अपर्चर से बाहर निकलता है। एट्रियल साइफन से होते हुए एट्रियल अपर्चर से जो जल बाहर निकलता है, उस समय जो एनस है वो अपशिष्ट भोजन को वहाँ छोड़ देती है और जल के साथ वो भोजन अपशिष्ट जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। ये इसके अंदर भोजन का पाचन का तरीका था। आज अपने इसकी बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम की यदि बात करें परिसंचरण तंत्र की, तो परिसंचरण तंत्र इसके अंदर चूँकि अपने कोर डेटा पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर बंद प्रकार का होता है। बंद प्रकार का मतलब इसके अंदर जो रक्त वाहिनियाँ पाई जाती है, जिनके अंदर रक्त इनमें पूर्ण रूप से अंदर बहता है। इसका जो रक्त होता है उसकी हम थोड़ी सी बात करें तो वो पारदर्शी होता है और समुद्री जल की तुलना में क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। क्या होता है, समुद्री जल की तुलना में क्या होता है, हाइपरटोनिक होता है। और क्या होता है, इसका अगर कलर की बात करें तो थोड़ा सा लाल और थोड़ा सा क्या होता है, हल्का सा लाल, यूँ कह सकते हैं, और पारदर्शी होता है। हल्का लाल और क्या होता है, पारदर्शी होता है। और इसके अंदर जो ल्यूकोसाइड्स होते हैं वो पाए जाते हैं। और उसके अलावा जो है कलर्ड जो कार्पल्स हैं और जो कुछ रिक्तिकाएँ हैं, नेफ्रोसाइट सेल्स हैं, वो इसमें क्या है पाई जाती हैं। और साथ में जो इसका ये माना गया है कि ट्यूनिकेट्स के समुद्री जल से वेनेडियम नामक जो धातु है वो निष्कर्षण करके वो इन ब्लड के अंदर ले लिया जाता है, जिसके अंदर वेनेडोसाइट सेल्स पाई जाती हैं। यानी कि वेनेडोसाइट जो सेल्स होती हैं वो इसके ब्लड के अंदर पाई जाती है। वेनेडोसाइट सेल्स जो है वो कि समुद्र जल से वेनेडियम धातु का निष्कर्षण करके अपने अंदर ले लेती है। और वेनेडियम का अभी कार्य क्या है, क्योंकि ये अभी अनिश्चित है, क्योंकि कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये वेनेडोसाइट जो सेल्स हैं वो सामान्यतः यूँ ही पाई जाती है। इनका वेनेडियम का ऑक्सीजन परिवहन में अभी कोई संबंध अभी ज्ञात नहीं किया गया है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात है कि इनके अंदर जो पाया जाने वाला वेनेडियम जो धातु है वो इसके अंदर उपस्थित होता है। जो वेनेडोसाइट सेल्स जो हैं वो इसके अंदर रक्त में पाई जाती है। वेनेडोसाइट सेल्स जो है वेनेडियम का निर्माण समुद्री जल की सहायता से करता है। उसके अलावा यदि हम बात करें कुछ जो ट्यूनिकेट्स हैं वो हो सकता है कि वेनेडियम का निष्कर्षण नहीं कर पाते, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी जो ट्यूनिकेट्स हैं वो वेनेडियम का निष्कर्षण करें। तो रक्त जो है वो आपको बता दिया, ब्लड वेसल्स बता दिए, और इसके तीसरा पार्ट कौन सा होता है, हार्ट। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हार्ट एंड पेरिकार्डियम, हार्ट एंड पेरिकार्डियम, दूसरा ब्लड वेसल्स, दूसरा भाग कौन सा इसका, ब्लड वेसल्स, और तीसरा भाग कौन सा इसका, ब्लड। तो ये तीन भाग हैं जो कि पाए जाते हैं। ब्लड के बारे में मैंने हल्की से आपको जानकारी बताई है, तो ब्लड वेसल्स को बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर जो ब्लड वेसल्स होती हैं तीन होती हैं मुख्य। पहली कौन सी होती है, डोर्सल ब्लड वेसल्स, दूसरी वेंट्रल ब्लड वेसल, और तीसरी होती है इसके अंदर जो कार्डियो विसरल वेसल होती है। कौन सी होती है, कार्डियो विसरल वेसल। तो ये तीन मुख्य ब्लड वेसल्स होती हैं और उसमें भी मुख्य जो हैं वो एक तो वेंट्रल एरोटा, एक डोर्सल एरोटा
और एक कौन सी है, कार्डियोविसरल वेसल्स। और कुछ बुक्स के अंदर ब्रैंकियोविसरल वेसल भी एक नाम दिया गया है, जो भी इसकी ब्लड वेसल्स होती हैं। तो ये कुछ बुक के हिसाब से 3 और कुछ बुक के हिसाब से 4 ब्लड वेसल्स दी गई हैं। पहली डोर्सल एरोटा, दूसरी वेंट्रल एरोटा, तीसरी है ब्रैंकियोविसरल वेसल, चौथी है कार्डियोविसरल वेसल्स, जो अपनी बात करेंगे आगे, जिनको पूरा डिटेल में अपने पढ़ेंगे। तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर विभिन्न प्रकार का जो सिस्टम होता है उसके लिए जिम्मेदार होती हैं। ब्लड के बारे में भी मैंने आपको बताया ही है कि ब्लड जो होता है वो इसके अंदर हल्के लाल रंग का और पारदर्शी कलर का होता है। और वेनेडियम धातु जिसके अंदर पाया जाता है, जो वेनेडोसाइट सेल्स समुद्र जल से निष्कर्षण करके लेती है, जिनको आप अपने आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक आउटलाइन मैंने आपको तीनों की बता दी है। अब सबसे पहले बात करते हैं हार्ट और पेरिकार्डियम। हार्ट और पेरिकार्डियम की यदि बात करें तो इसके अंदर मैं सबसे पहले एक आपको बताना चाहूँगा कि हमने जो एक डायग्राम बनाया था इसका, आज से लगभग 3 दिन 4 दिन पहले एक सेक्शन लिया था अपने, जिसके अंदर जितने भी विसरल ऑर्गन्स है, जिसके अंदर अपने टेस्ट को दिखाया था, मेंटल को दिखाया था, जो एट्रियल कैविटी उसके बारे में बात की थी, फेरिंक्स की जो संरचना उसकी बात की थी। उसके अलावा इसके अंदर जो अपने देखा था अपने आंतरांग जितने भी थे विसरल ऑर्गन्स थे, उसके अंदर भी आपने देखा था। तो विसरल ऑर्गन की जब बात की थी तो वहाँ पर नाम आया था हार्ट एंड पेरिकार्डियम। तो हार्ट एंड पेरिकार्डियम की स्थिति क्या होती है, आप उस डायग्राम से देख सकते हैं कि इसमें किस स्थिति पर पाया जाता है। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेरिकार्डियम है ये राइट गोनाड के नीचे तिरछी संरचना के रूप में पाया जाता है, और लगभग 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 mm क्या होता है, एक चौड़ी संरचना होती है। तो राइट गोनाड के नीचे होता है और 7 सेंटीमीटर लंबी और 3 mm चौड़ी संरचना होती है। किसकी बात हो रही है, पेरिकार्डियम की। तो लंबा नलिकाकार संरचना आपको दिख रही है। और पेरिकार्डियम के अंदर ही क्या स्थित होता है, हार्ट स्थित होता है। तो पेरिकार्डियम राइट गोनाड के नीचे 7 सेंटीमीटर लंबा और 3 mm क्या होता है, चौड़ा होता है। उसके बाद में जो पेरिकार्डियम इसके दोनों सिरे बंद होते हैं, एक्चुअल में क्या होता है, इसके दोनों सिरे बंद होते हैं। इससे फिर वेंट्रल एरोटा की 2 शाखा निकलती है, एंटीरियर शाखा, पोस्टीरियर शाखा और सब एंडोस्टेलर वेसल, ये 3 शाखाएं निकलती हैं। इन दोनों को तो कहा जाता है एंडोस्टेलर वेसल, और जो किसकी है, वेंट्रल एरोटा की शाखा होती है। यूँ कह सकते हैं कि ये पूरी वेंट्रल एरोटा है, इसकी 2 शाखा है, एंटीरियर एंडोस्टेलर वैन और पोस्टीरियर एंडोस्टेलर वैन, और ये कौन सी है, सब एंडोस्टेलर वेसल। तो पेरिकार्डियम हार्ट के चारों ओर पाए जाने वाला क्या एक आवरण है। उसके बाद में यदि हम पेरिकार्डियम की बात करें तो पेरिकार्डियम जो है वो जो है एक दीवार के रूप में सुरक्षा का कार्य इसका करता है। और जो पेरिकार्डियम है वो कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, और कनेक्टिव टिश्यू का जो बना होने के कारण क्या, इसके अंदर ब्लड बीच बीच में साइनस पाए जाते हैं, रक्त कोटर इसके अंदर पाए जाते हैं। और पूरी दूर के अंदर जो है पेरिकार्डियम और हार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। परंतु कुछ दूर में आप देख सकते हैं ये आप देख रहे हैं, हमने ये क्या किया है कि पेरिकार्डियम का इधर का यहाँ का ये भाग हटा दिया है। जो डॉटेड आपको दिख रहा है ये सारा सारा क्या इसका पेरिकार्डियम है। और जो अपने हार्ट को देखने के लिए इतना भाग हमने क्या किया है, सेक्शन काट लिया है। सेक्शन काटने के बाद आप देखोगे कि पूरा हार्ट जो है वो पेरिकार्डियम से कहीं भी चिपका हुआ नहीं है, परंतु केवल एक जगह पर आप देख सकते हो कि पेरिकार्डियम जो है वो अंदर की ओर फोल्ड होकर के हार्ट का निर्माण करता है, जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप। कनेक्टिव टिश्यू फ्लैप क्या कर रहा है, पेरिकार्डियम और हार्ट को एक जगह से जोड़ने का काम करता है, जो पूरी दूर में लंबाई में होता है। इसके जस्ट पीछे पूरी दूर में क्या होता है, लंबाई में होता है, पर केवल एक जगह ही होता है पूरी दूर। मतलब ये कह सकते हैं पूरा हार्ट जो है वो इस पेरिकार्डियम से नहीं जुड़ा होता, परंतु एक ही जगह पूरी दूर में फ्लैप की सहायता से हार्ट पेरिकार्डियम से जुड़ा होता है। और ये माना जाता है कि जो हार्ट है ये पेरिकार्डियम का क्या होता है, एक अंतर्वलन होता है। या यूँ कह सकते हैं कि पेरिकार्डियम के जो अंतर्वलन से जो है वो क्या बनता है, अपने हार्ट का निर्माण होता है। और हार्ट के जो दोनों सिरे हैं वो क्या होते हैं, खुले होते हैं, इनमें कोई कपाट नहीं पाया जाता। ऐसा माना जाता है कि इसमें कोई कपाट नहीं होता, परंतु इसके अंदर एक हार्ट के अंदर जो है एक नाशपति के आकार की संरचना पाई जाती है, जो कि क्या करती है, रक्त का दाब लगातार बनाए हुए रखती है। तो पेरिकार्डियम के दोनों सिरे बंद होते हैं, परंतु हार्ट के दोनों सिरे क्या होते हैं, खुले होते हैं, जिससे क्या निकलती है, ये ब्लड वेसल से निकलते हैं, खासकर कौन सी, वेंट्रल एरोटा, जिसका अपने आगे जिक्र करेंगे। अब देखिएगा स्टूडेंट कि अपने को इसकी पेरिकार्डियम की हार्ट की स्थिति पता लग गई कि कहाँ होता है, कितनी इसकी लंबाई और कितनी इसकी चौड़ाई होती है। तो ये अपना पेरिकार्डियम हो गया बाहर वाला, और जो किसका बना होता है, आपको बता दिया कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और साथ में इसके अंदर कुछ मात्रा में ये जो एरिया अंदर वाला ये स्क्वेमोजल या यूँ कह सकते हैं कि सल्की उपकला का बना होता है, मोस्टली कनेक्टिव टिश्यू होता है इसके अंदर।
और पेरिकार्डियम के अंतर्वलन से किसका निर्माण होता है? हार्ट का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हार्ट का निर्माण होता है। पेरिकार्डियम के दोनों सिरे क्या रहते हैं? बंद रहते हैं, परंतु हार्ट के दोनों सिरे क्या रहते हैं? खुले रहते हैं। अब यदि हम इसका सेक्शन काटें, टीएस सेक्शन काटें, तो टीएस सेक्शन के अंदर अपने को एकदम सारी स्थिति क्लियर हो जाती है। तो बाहर ये जो आवरण आपको दिख रहा है पेरिकार्डियम होता है। क्या होता है ये? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जिसको हम पेरिकार्डियल वाल्व भी कह सकते हैं। और पेरिकार्डियम जो है वो आपको बताया किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। किसका बना होता है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और बीच बीच में इसमें क्या होते हैं? ब्लड साइनस आपको दिख रहे हैं। अब देखिएगा कि ये जो पेरिकार्डियम है, ये जो पेरिकार्डियम है ये अंदर की ओर फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? अंदर की ओर फोल्ड होकर किसका निर्माण करता है? ये हार्ट का निर्माण करता है। हार्ट की जो वाल होती है वो एपिथेलियल वाल होती है, यानी उपकला कोशिकाओं से बनी होती है। और साथ में क्या पाई जाती है? मसल्स पाई जाती है, ताकि इसके अंदर हार्ट के अंदर क्या हो सके? संकुचन और शीतलन की क्रिया हो सके। और हार्ट और पेरिकार्डियम को जोड़ने वाला ये जो फ्लैप है ये क्या कहलाता है? कनेक्टिक फ्लैप कहलाता है, यानी जोड़ने वाला या संयोजनी कह सकते हैं इसको हिंदी में, संयोजनी। और आप देख सकते हो कि मैंने यही बताया था कि हार्ट जो है वो चारों तरफ से पेरिकार्डियम से नहीं जुड़ा होता, बल्कि एक जगह जहाँ पर पेरिकार्डियम अंदर की ओर अंतर्वलित होता है उस एरिया को हम कनेक्टिंग फ्लैप कहते हैं। एक तरीके से योजनी कहते हैं, योजक कह सकते हैं, योजनी कह सकते हैं। तो ये योजनी या योजक है, यहीं से पूरी दूर में क्या? यहीं से पूरी दूर में जो हार्ट है वो किससे जुड़ा रहता है? पेरिकार्डियम से जुड़ा रहता है। और ये जो है ये ल्यूमेन ऑफ हार्ट है, यानी हार्ट अंदर से मतलब खोखला है या अंदर से इसके अंदर गुहा पाई जाती है, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूमेन ऑफ हार्ट कहा जाता है। ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है जो पेरिकार्डियम और हार्ट के बीच में पाई जाती है। तो इस प्रकार ये जो संरचना है ये किसकी है? हार्ट की है। और जो दोनों डायग्राम अपने को ये एक तरीके से इसका एलएस स्ट्रक्चर है, ये क्या एक तरीके से इसका एलएस स्ट्रक्चर है जो हमें बता रही है कि किस प्रकार से पेरिकार्डियम और हार्ट की स्थिति होती है। और टीएस सेक्शन हमें बता रहा है कि हार्ट जो है वो फ्लैप से कैसे जुड़ा होता है। और साथ में जो इसके अंदर जो सेलुलर लेवल है उसकी भी अपने इसमें बात समझ में आ रही है कि कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। जैसे इसके अंदर एपिथेलियल सेल्स होती है, इसके अंदर क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, और क्या होते हैं? साथ में ब्लड साइनस होते हैं। ये पेरिकार्डियल कैविटी होती है। ये क्या होता है? पेरिकार्डियल वाल कह दो या इसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो पहला जो अपना टॉपिक है हार्ट एंड पेरिकार्डियम, तो हार्ट और पेरिकार्डियम की स्थिति अपने को इसमें पता लग गई। अब दूसरी बात यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो दूसरा भाग है वो है ब्लड वेसल। कौन सा भाग है इसका? ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल की यदि हम बात करें तो इसके अंदर मैंने बताया कि 4 मुख्य ब्लड वेसल्स होती है, डोर्सल, वेंट्रल, ब्रैंकियोविसरल और कौन सी है? कार्डियोविसरल वेसल। ब्लड वेसल कितनी होती है? कुल 4। पहली है वेंट्रल वेसल, दूसरी है डोर्सल वेसल, तीसरी है ब्रैंकियो विसरल वेसल और चौथी है कार्डियो विसरल वेसल। ये 4 वेसल्स इसके अंदर पाई जाती है। अब देखिएगा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो इसके अंदर क्या होता है, मैंने फर्स्ट ईयर में भी बताया था आपको कि जो मोस्टली जो जंतु होते हैं जिनके अंदर जो भी नर्व और वेसल जिस अंग में जाती है या जिस एरिया से निकलती है या जिस सतह से निकलती है उसके आधार पर मोस्टली इसका क्या रखा जाता है? नाम रखा जाता है। तो देखिएगा वेंट्रल वेसल यानी अधर सतह से निकलती है, डोर्सल वेसल अधर पृष्ठ सतह पर पाई जाती है, ब्रैंकियोविसरल वेसल यानी फेरिंग्स और आंतरांगों को जाने वाली वेसल क्या कहलाती है? ब्रैंकियोविसरल वेसल। कार्डियोविसरल वेसल का मतलब हार्ट और आंतरांगों को जाने के वाली जो वेसल है वो क्या कहलाती है? कार्डियोविसरल वेसल। अब ब्लड वेसल्स पाई जाती है, इसका मतलब इसके अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, बंद प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका रक्त पूर्ण रूप से बंद रक्तवाहिनियों में बहता है, बिल्कुल रक्तवाहिनियों से बाहर नहीं आता है। तो ये इसकी क्या विशेषता है? तो मेन जो वेसल्स हैं वो 4 हैं, वेंट्रल है, डोर्सल है, ब्रैंकियोविसरल और कार्डियोविसरल है।
हालांकि ये आगे जाकर के अनेक छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं किसकी, इसकी वेंट्रल एरोटा की या वेंट्रल वेसल की बात करने जा रही हैं। वेंट्रल वेसल की यदि हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये कहाँ से निकलती है, ये जो है इसको अपने ये कह सकते हैं कि वेंट्रल एरोटा जो है वो बॉडी के वेंट्रल पार्ट से निकलती है, और ये हृदय के अधर सिरे से क्या है निकलने वाली सबसे बड़ी क्या है वाहिनी है। सबसे पहली बात तो यही है कि ये हृदय, आपको मैं बता देता हूँ डोर्सल एरोटा हृदय से नहीं निकलती है, केवल वेंट्रल एरोटा ही हृदय से निकलती है, ना ही ब्रैंकियोविस्रल वेसल, नहीं जो कार्डियोविस्रल वेसल वो हृदय से निकलती है, बल्कि कौन निकलती है, केवल वेंट्रल वेसल ही निकलती है। ये हृदय के अधर सतह से निकलने वाली सबसे बड़ी, इसको वेंट्रल एरोटा भी कह सकते हैं, की बात है, सबसे बड़ी वेसल है, सबसे बड़ी वेसल है। कहाँ से निकलती है, हृदय की अधर सतह से निकलती है। उसके बाद में ये जहाँ से निकलती है, ये निकलने के बाद में 3 शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसको हम कह सकते हैं कौन कौन सी शाखाएं, वेंट्रल टेस्ट वेसल, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल, और दूसरी कौन सी है, पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल्स। ये शाखा ये निकलने के बाद 3 शाखाओं में बढ़ती है, बढ़ जाती है। पहली कौन सी है, वेंट्रल टेस्ट वेसल, दूसरी है एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल, क्या है, एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। और जो तीसरी शाखा है वो कौन सी होती है, पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल्स कहलाती है। क्या कहलाती है, पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल कहलाती है, पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल। तो ये 3 शाखाएं होती हैं किसकी, वेंट्रल एरोटा की या वेंट्रल वेसल की। तो पहली अपनी कौन सी है, वेंट्रल वेसल या वेंट्रल एरोटा। तो हृदय का अधर सतह से निकलने वाली सबसे बड़ी क्या है, वेसल, और निकलने के बाद कितनी शाखाओं में बढ़ जाती है, 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। अब देखिए ये जो दोनों शाखाएं हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर हाइपोब्रैंकियल शाखाएं, ये क्या करती है, फिर जो गिल स्लिट्स है उनके भित्ति में क्या है, ट्रांसवर्स वेसल्स का निर्माण करती हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेसल ब्रैंकियल सैक की दीवार में स्टिग्मेटा के बीच ट्रांसवर्स वेसल का निर्माण करती है, इसका निर्माण करती है, ट्रांसवर्स वेसल्स का निर्माण करती है, जिनको अनुप्रस्थ वाहिनियाँ भी कहते हैं। और उसके अलावा जो ये शाखा है, ये एंडोस्टाइल और मेंटल जो है उसको भी क्या है, रक्त प्रदान करती है। उसके अलावा जो एंटीरियर ब्रांच है, ये आगे जाकर के पेरीफेरेंजियल और सब टेंटाकुलर वेसल्स है उसके 2 भागों में बढ़ जाती है। कौन सी, एंटीरियर जो हाइपोब्रैंकियल वेसल, ये कितने भागों में बढ़ जाती है, 2। पहली कौन सी है, पेरीफेरेंजियल वेसल, और दूसरी है सब टेंटाक्युलर वेसल। अब ये जो पेरीफेरेंजियल वेसल है, ये पेरीफेरेंजियल जो बैंड था वहाँ पर जो ग्रूव थी, पेरीफेरेंजियल बैंड थे, चाहे वो एंटीरियर चाहे पोस्टीरियर, वहाँ पर रक्त की सप्लाई करती है। और सब टेंटाकुलर जो है, तो हमने टेंटिकल्स की बात की थी, तो टेंटिकल्स वाले एरिया में, स्फिंक्टर वाले एरिया के अंदर ये क्या करती है, रक्त की सप्लाई करती है। तो इस प्रकार से जो वेंट्रल एरोटा होती है, ये
जो है बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, जो कि हार्ट से निकलती है और हार्ट के अदर सतह से निकलने के बाद में 3 शाखाओं में बन जाती है। वेंट्रल टेस्ट वेसल आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये जो चोल या टेस्ट होता है उसके वेंट्रल पोजीशन में रक्त की सप्लाई करती है। एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल वेसल जो होती है वो पेरीफेरेंजियल वेसल और सब टेंटाकुलर वेसल में बन जाती है। जो पेरीफेरेंजियल वेसल है ये पेरीफेरेंजियल जो बैंड होता है वहाँ पर, पेरीफेरेंजियल जो ग्रूव होती है वहाँ पर, और साथ में जो है जो अपने टेंटिकल्स होते हैं वहाँ पर ये क्या करती है अपना ब्लड की सप्लाई करती है। और सब टेंटिकुलर वेसल है ये भी क्या करती है, जो टेंटिकल्स हैं वहाँ पर क्या करती है, रक्त की सप्लाई करती है। साथ में जो हमने बात की थी जो इसके अंदर साइफन होता है, कौन सा, ब्रैंकियल साइफन, क्योंकि एंटीरियर हाइपोब्रैंकियल जो वेसल है ये ब्रैंकियल साइफन की ओर जाती है, तो वहीं पर ये दोनों एरिया पाए जाते हैं। पेरीफेरेंजियल वेसल वहीं पर पेरीफेरेंजियल बैंड होता है और वहीं पर टेंटिकल्स होते हैं जिनकी संख्या 64 होती है, तो उस एरिया के अंदर ये दोनों रक्त की सप्लाई करती हैं। उसके अलावा एंटीरियर और पोस्टीरियर वेसल्स होता है वो ब्रैंकियल सैक की दीवार में जाकर के स्टिग्मेटा के बीच बीच में ट्रांसवर्स वेसल्स का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार ये जो अपनी ब्रांच है ये कौन सी है, वेंट्रल ब्रांच। अब जो सेकंड अपनी ब्रांच है वो कौन सी है, डोर्सल ब्रांच। तो डोर्सल ब्रांच जो है ये मैं बता देता हूँ कि कहीं पर भी हार्ट से जुड़ी हुई नहीं रहती है, कहीं पर भी हार्ट से जुड़ी हुई नहीं रहती है। दो नंबर कौन सी है, डोर्सल ब्रांच। अब डोर्सल ब्रांच की बात करें तो वेंट्रल ब्रांच तो देखो कहाँ से निकलती है, हार्ट से सीधे निकलती है, पर डोर्सल ब्रांच की पोजीशन क्या होती है, ये फेरिंक्स के मध्य पृष्ठ भाग में पाई जाती है, मध्य पृष्ठ भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पहली बात तो क्योंकि डोर्सल ब्रांच है या डोर्सल एरोटा कह सकते हैं अपने इसको, एरोटा या डोर्सल वेसल कह दो, एक ही बात है। तो ये फेरिंक्स की कहाँ पाई जाती है, मध्य पृष्ठ भाग में पाई जाती है, पहली बात तो इसकी ये स्थिति होती है। उसके अलावा ये हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है, और ये जो है जो वेंट्रल ब्रांच थी उसकी जो 5 से 7 जोड़ी जो ट्रांसवर्स वेसल्स होती हैं, सर्कुलर मसल्स और जो पेरीफेरेंजियल और सब टेंटाकुलर है उनको क्या करती है, रक्त का क्या करती है, संचार करती है। तो दूसरी बात ये हार्ट से जुड़ी नहीं होती है, जुड़ी नहीं होती है, ये हार्ट से जुड़ी हुई नहीं होती है। तो ये क्या करती है, किस किस एरिया में सप्लाई देती है, ये 5 से 7 जोड़ी जो ट्रांसवर्स वेसल्स हैं उनका निर्माण करती है। उसके अलावा पेरीफेरेंजियल और सब टेंटिकुलर जो ब्लड वेसल्स हैं वहाँ पर क्या करती है, रक्त का क्या करती है, संचार करती है। ये 5 से 7 जोड़ी ट्रांसवर्स वेसल का निर्माण करती है तथा पेरीफेरेंजियल व सब टेंटाकुलर एरिया में फैली रहती है या रक्त की क्या करती है, सप्लाई करती है। कौन सी, डोर्सल एरोटा। उसके अलावा जो इससे न्यूरल जो वेसल है वो भी जाती है, जिसको हम तंत्रिका ब्रांच भी कह सकते हैं। और उसके अलावा जो डोर्सल वेसल है उसका जो एक भाग है वो डोर्सल ट्रिब्यूकली को भी जाता है। यानी कि ये जो है साथ साथ में न्यूरल जो वेसल है इससे न्यूरल वेसल जिसको हम तंत्रिका शाखा कहते हैं तथा वेसल भी निकलती है। जो न्यूरल वेसल है वो न्यूरल ग्लैंड को जाती है, जो इसका उत्सर्जीय भाग होता है। और ट्रिब्यूकली जो वेसल है वो आपको बताया था इसका एक ऐसा अंग है जो कि इसकी डोर्सल पोजीशन पर पाया जाता है, डोर्सल लेमिना और जो ब्रैंकियल साइफन है उसके ठीक पास में, जो कि जल की रासायनिक जांच करता है, जल को चखता भी है और क्या करता है, सूंघता भी है। तो इससे न्यूरल जो वेसल है वो भी निकलती है डोर्सल एरोटा से, और साथ में ट्रिब्यूकली वेसल्स भी निकलती है। तो स्टूडेंट्स ये अपनी अभी तक जो हुआ है ये डोर्सल और वेंट्रल ब्रांच पढ़ ली। अब कल अपनी 2 ब्रांचेज और बढ़ जाती है इसकी, जो अपने कल नेक्स्ट उसमें देखेंगे। एक ही तो कार्डियो विसरल और दूसरी है ब्रैंकियो विसरल। उसके बाद में इसका देखेंगे कि जो रक्त जो बहता है
तो वो इसके अंदर दो प्रकार से बहता है, या तो डोर्सो वेंट्रली सर्कुलेट होता है या वेंट्रो डोर्सल सर्कुलेट होता है। वो किस प्रकार सर्कुलेट होता है उसको आरेख के द्वारा हम कल समझेंगे। थैंक यू।